हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध है। तो अपन ने कल क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर और हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हमने एक ग्राफ बनाया था हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का, जिसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर दिखाए गए थे। E1, E2, E3, E4, E5। तो इस प्रकार से अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं और प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा भी अलग अलग होती है। तो जो हाइड्रोजन की जो कुल ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन की पहली कक्षा में जो ऊर्जा होती है और nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होती है, तो आपको जो सीधी सी बात है वो क्या याद करनी है कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा कितनी होती है। nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा होती है En बराबर -me⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और आगे आता है z² अपॉन में n स्क्वायर। तो समानुपाती किसके होता है? En समानुपाती किसके होता है? En समानुपाती z² अपॉन n स्क्वायर। और जो आगे जो नियतांक आता है, उस नियतांक का मान कितना आता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जिसका मान कितना होता है नियतांक के रूप में? me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा कितनी होती है? En बराबर -me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये बटा में आएगा, गुणा में क्या आएगा? z² अपॉन में n स्क्वायर। तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यदि इसमें 4 का भाग लगाएंगे, z² अपॉन n स्क्वायर था ना, z² अपॉन n स्क्वायर। जब n का मान है तो 1 का स्क्वायर, 2 का मान है तो n बराबर 2 है तो 2 स्क्वायर 4, n बराबर 3 है तो 3 स्क्वायर 9। तो सरवारी से अपन इसका भाग लगाते जाएंगे। 13.6 में पहले लगाएंगे 1 का भाग, फिर लगाएंगे 4 का भाग, फिर लगाएंगे 9 का भाग। तो 13.6 में जब 4 का भाग देंगे तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्वितीय कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अलग अलग होती है। और अनंत की ऊर्जा कितनी होती है? 0। अनंत ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि बटा में क्या आएगा? अनंत आएगा। ठीक है। अब देखो, मैंने एक बात और बताई थी आपको, जो प्रथम ऊर्जा स्तर होता है, प्रथम ऊर्जा स्तर को अपन प्रारंभिक ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और द्वितीय कक्षा को अपन क्या कहते हैं? प्रथम उत्तेजित कक्षा कहते हैं। फिर तृतीय कक्षा को अपन क्या कहते हैं? अपन द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार उत्तेजित ऊर्जा स्तर भी होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी करिए पूछ सकता है। तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En और गतिज ऊर्जा Kn और स्थितिज ऊर्जा Un में संबंध है। तो तीनों के फॉर्मूले पीछे आ चुके हैं। चूंकि गतिज ऊर्जा Kn बराबर क्या होता है? z² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ये मान पहले आ चुका है, जहाँ पर अपन ने कुल ऊर्जा का सूत्र फाइंड आउट किया था। कुल ऊर्जा En निकाली थी ना, कुल ऊर्जा En। तो कुल ऊर्जा En बराबर क्या होती है? Kn प्लस Un। और हमने उसके लिए Kn का मान निकाला था, डी ब्रो Kn का मान कहाँ से निकाला था? बोर की परिकल्पना से। और फिर Un का मान निकाला था। तो वहाँ से ये सारे मान आए हैं भाई। इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा वाला जो सूत्र है ना, उसमें जाकर आप देख सकते हो कुल ऊर्जा वाला En, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था En इक्वल टू जो भी है, तो उसके अंदर सारे मान आए थे। En, Un और En, इसके मान R के रूप में आए थे। R के रूप में, तीनों में R R R है। तो तीनों मान R के रूप में आ चुके हैं, वो मैंने यहाँ से लिखे हैं। तो ध्यान रहे कि n कितना होता है? z² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। Un कितना होता है? -z² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। और ये कितना होता है? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn माइनस में होता है। देखो, तीनों में एक खास बात क्या है? 1/8, 1/4, 1/8। तो मतलब ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तो 1/8 इसमें गुणा में है 1/4, 1/8। तो तीनों में परस्पर संबंध आप आराम से निकाल सकते हो, दिमाग से सोच समझ के निकाल सकते हो। तीनों में परस्पर संबंध देखो, यदि आप इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हो मान लो, या फिर आप ऐसे कर दो कि यहाँ से 2 से गुणा कर दो, इस तरफ से 2 से, इस तरफ से 2 से, तो 2 चौको 8,
मतलब 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं संबंध निकालने के लिए, तो 2 और 2, 2 चौको 8, 4 बचेगा। तो 1/4 किस में आता है, इसमें आता है, तो ये बन जाएगा U1। तो यहाँ पर U1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 लगा रह जाएगा। 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 2 की n, और यहाँ से 2 से गुणा किया तो 2 चौको 8 कट जाएगा, 4 बचेगा, ये वाला बन जाएगा, माइनस में बचेगा। तो 2 की n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की n इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में U1। ठीक है, तो दुगुना, जो गतिज ऊर्जा दुगुनी क्या होती है, ये U1 होती है। इसकी दुगुनी, गतिज ऊर्जा दुगुनी क्या होती है, U1 होती है। वैसे देखो ये दोनों बराबर से हैं, ये 1/8 प्लस का, ये 1/8 माइनस का है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो की एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई एन आ जाएगा। तो इन दोनों में समान है, 1/8 प्लस माइनस का फ़र्क है। तो के एन और ई एन बराबर होते हैं, और इसका दुगुना क्या होता है, इसका दुगुना ये वाला होता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। तो देखो समीकरण एक से मैंने 1 2 3 लिख दिए, तो एक से देखो के एन बराबर, मैंने 8 को क्या लिख दिया, 4 दूनी 8, मैंने 8 को 4 दूनी 8 लिख दिया। और ये वाला मान देखो, ये वाला मान यहाँ समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखो जेड स्क्वायर पूर्ण में 4πε0 इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -U1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -U1। तो इसका मान -U1 रख देंगे यहाँ पर, -U1, तो -U1/2 के एन बन जाएगा। और इसका यदि परिमाण लेंगे, परिमाण लेंगे तो माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए, मतलब परिमाण लेते हैं तो के एन इक्वल टू कितना आएगा, U1 का मॉडुलस अपॉन 2। तो ये संबंध बन गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध बन गया। फिर निकालेंगे 1 व 3 से। 1 व 3 देखो कहाँ है, दोनों बराबर से ही हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो के एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -EN आ जाएगा। बस के एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -EN। के एन है और ये माइनस का मान है EN, माइनस का मान तो है, ये यहाँ माइनस है, तो ये जो मान है वो EN का है, लेकिन माइनस में आना चाहिए। तो EN का मान है माइनस में आ जाएगा। तो इसका परिमाण लेंगे तो के एन इक्वल टू EN का मॉडुलस। अब देखो समीकरण 6 7 बन गया, 6 7, इसमें मॉडुलस है, इसमें मॉडुलस है, EN के एन है, तो के एन इक्वल टू ये भी है, के एन इक्वल टू ये भी है। तो के एन इक्वल टू U1/2 भी है और के एन इक्वल टू EN भी है। तो 6 व 7 से समीकरण नंबर 8 बन गया। और ये वाला क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, उस टाइम NCERT थी, तो NCERT में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में, कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है EN, गतिज ऊर्जा KN और U1 में संबंध लिखिए। तो संबंध लिखना होता है, निकालना नहीं होता है। सीधा आपको याद करना है कि KN जो होता है वो इसका आधा होता है और इसके बराबर होता है। तो अतः इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ना, जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इसकी कुल ऊर्जा की परिमाण के बराबर, जो KN है वो कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा की परिमाण की आधी होती है। तो इसकी तो आधी होती है और इसकी बराबर होती है। तो आपको ये वाला मान याद होना चाहिए। ठीक है, तो के एन बराबर U1/2 बराबर EN, तो सीधा आप याद कर सकते हो। सीधा 1 नंबर में पूछेगा, निकालना बहुत ही कम चांस है, निकालना नहीं पूछेगा, सीधा आपको याद होना चाहिए। तो आप सीधा इसको याद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कि बोर सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। बोर सिद्धांत है, उसके द्वारा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। अर्थात क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि तरंग संख्या न्यू बार का सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तरंग संख्या न्यू बार का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो सूत्र व्युत्पन्न करना पूछ सकता है तरंग संख्या नाम दे करके, या फिर ये वाला नाम दे सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द्वारा, नहीं, बोर सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। तो दोनों की कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पता होना चाहिए। तो बोर की तृतीय परिकल्पना क्या होती है, इसमें बोर की तृतीय परिकल्पना पहली बार काम में ले रहे हैं अपन, तो यहाँ बोर की तृतीय परिकल्पना काम में आएगी, याद होना चाहिए। En2 - En1 बराबर क्या होता है, H², ये बोर की तृतीय परिकल्पना होती है। तो En2 - En1 इक्वल टू H², और न्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, C/λ। तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू C/λ रख देंगे, तो Hc/λ। अब देखो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अपने को यहाँ पर En2 En1 का मान चाहिए, En2 का और En1 का मान रख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, En बराबर -ma⁴ 8ε0² H² Z² N²। तो ये En हो गया। तो En1 चाहिए तो यहाँ N1 कर देंगे, En2 चाहिए तो यहाँ N2 कर देंगे बस। तो En1 चाहिए तो मैंने यहाँ पर N1 कर दिया, और यदि En2 चाहिए तो मैंने यहाँ पर N2 कर दिया। कोई फ़र्क नहीं है, बस N1 N2 रख दिया, बाकी सेम फॉर्मूला है। 3 व 4 और 1 सारे मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। 3 व 4 से मान कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो En2 का मान रखा सबसे पहले मैंने, Z² N2²। फिर मैंने En1 का मान रखा, En1 खुद माइनस में है, ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, me⁴ ε0² H² Z² N² और Hc/λ। तो यहाँ पर कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन ये वाली संख्या कॉमन आ रही है, पूरी पूरी Z² भी कॉमन आ रहा है। तो N2 N1 बच जाएगा अलग अलग। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा,
एम ए की पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और कॉमन लेने के बाद क्या बचा 1/n1, इधर बचा 1/n1, ये प्लस का है भाई, 1/n1 क्या प्लस का है, और ये वाला क्या माइनस का है, तो n2 वाला आएगा माइनस का और ये वाला आएगा प्लस का। तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब देखो अपने 1/लेमडा चाहिए, तो एच सी कहाँ जाएगा, एच सी इसके भाग में जाएगा, ये एच सी कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा, तो मैंने एच सी इसके बटा में लेके आ गया, यहाँ पर गुणा में संख्या है तो भाग में चली गई ना, सीधी सी बात है। अब देखो मैंने इसको 1/लेमडा इक्वल टू ये रख लिया, एम ए की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये एच इंटू ये एच स्क्वायर क्या बन जाएगा, एच क्यूब बन जाएगा, एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब बन गया, वो आगे सी है, जेड स्क्वायर आगे है, बाकी 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस में है। देखो इसको नियतांक मान लेते हैं भाई, एम नियतांक है, ई नियतांक है, 8 एप्सिलॉन नॉट एच सी सब नियतांक है, तो ये पूरा नियतांक बन गया, जेड नियतांक नहीं होता भाई, तो सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो जेड इक्वल टू 1 होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, जेड इक्वल टू 1, तो इसका मान रख देंगे, इसको बोलते हैं आर, और आर क्या होता है यहाँ पर ऋडवर्ग नियतांक होता है, क्या होता है ऋडवर्ग नियतांक, आर यहाँ पर क्या होता है ऋडवर्ग नियतांक होता है, तो इसका मान याद होना चाहिए एम ए की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी होता है, आर का मान आगे जेड स्क्वायर है 1/n1 स्क्वायर है 1/n2 स्क्वायर है 1/लेमडा इक्वल टू आ गया। अब 1/लेमडा इक्वल टू क्या होता है, तरंग संख्या होती है, तो तरंग संख्या न्यू बार इक्वल टू क्या हो गया 1/लेमडा हो गया, तो इसकी जगह न्यू बार रख देंगे, तो न्यू बार क्या होता है 1/लेमडा होता है, वो 1/लेमडा का मान ये वाला होता है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखो जहाँ पर आर क्या है, जहाँ पर आर का मान कितना है एम ए की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, ये वाला आर का मान रख दिया, और जहाँ आर को क्या कहते हैं, आर को ऋडवर्ग नियतांक कहते हैं, वो यदि अपन आर का मान रखेंगे सबका, एम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई आवेश, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता, एच प्लांक नियतांक, सी प्रकाश की चाल, सबके मान रखेंगे यहाँ पर, सबके जो मान होते हैं 9.1 10 की पावर माइनस 31, 1.6 10 की पावर माइनस 19, 8.854 10 की पावर माइनस 12, 6.6 तो 10 की पावर माइनस 34, 3 10 की पावर 8, सबके मान रखेंगे, गुणा भाग करने के बाद ये वाला आंसर आएगा 1.007373। एक पॉइंट कैसे याद करोगे आप इसको, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो 1.097373, 1.097373 10 की पावर 7, इसका पावर मैन है 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स मात्र कहाँ से आया, क्योंकि देखो ये मात्रहीन राशि परमाणु क्रमांक, ये मात्रहीन राशि संख्या, n1 क्या निम्न ऊर्जा स्तर है, n2 क्या उच्च ऊर्जा स्तर है, तो सब ये मात्रहीन राशि 1/लेमडा, इसका मात्रक मीटर होता है, तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मीटर इनवर्स बन जाएगा, लेमडा का मात्रक दूरी है ना, वो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है भाई, एंगस्ट्रम होता है मीटर होता है, तो मीटर नीचे है तो मीटर ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा मीटर इनवर्स बन जाएगा, तो आर के बराबर क्या जाएगा मीटर इनवर्स आ जाएगा, और जेड यहाँ मात्रहीन राशि है, मात्रहीन राशि है, मात्रहीन राशि सब मात्रहीन है, सिर्फ ये मात्रक वाला है, तो बटा मीटर है तो ऊपर जाए क्या बन जाएगा मीटर इनवर्स बन जाएगा, तो ध्यान रहे ऋडवर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है मीटर इनवर्स होता है। धन्यवाद। आज पूर्ण पढ़ा ऋडवर्ग नियतांक का सूत्र ज्ञात करने का जो फॉर्मूला वो पढ़ा, और तीनों में परस्पर संबंध पढ़ा। थैंक यू।